तो हम आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन और होती क्या है और ये कैसे रिएक्शन ऑक्योर होती है। अब ये लेक्चर नंबर 2 में बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन ऐसी हो जाती है, उसमें या तो रिएक्शन में कुछ एलिमेंट टूटते हैं या फिर कुछ एलिमेंट जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसी के बेस पे कुछ केमिकल रिएक्शन को वो डिराइव किया गया है, जिसमें 5 तरीके के रिएक्शन दिखाया गया है। पहला है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट है अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होना चाहिए। तो अपना पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो किताब में एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे हमें पता लग जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जिसमें बताया गया है कि एक स्लेक्ट लाइम है और एक वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को डाला गया है, उसके बाद उसमें क्या फॉर्मेशन हुआ है, क्या उसमें नया प्रोडक्ट बना है, वो देखते हैं। तो पहले तो पता कर लेते हैं स्लेक्ट लाइम होता क्या है। स्लेक्ट लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिखते हैं इसको Ca और ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ठीक। और ये एक्वस होता है, ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन ये होता कैसे है। CaO इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये प्लस H2O और इसका फॉर्मेशन क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, यानी कि दो रिएक्टेंट, इसको हमने बताया होगा कि ये रिएक्टेंट होता है, ये अपना प्रोडक्ट होता है। दो रिएक्टेंट एक साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो यानी कि सिंगल प्रोडक्ट फाउंड बाय 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 और उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स या फिर कह सकते हैं रिएक्टेंट्स को मिला के, ठीक है। तो आगे इसी तरीके कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की ये खास बात है कि इसके साथ एक हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है जब ये रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का, तो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और साथ में इसकी हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब आगे कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, देख लेते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, इसमें भी हीट रिलीज होगी, देखते हैं कैसे होता है बर्निंग ऑफ कोल। कैसे, जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्या बनता है, CO2, ठीक है। तो ये अपना बर्निंग ऑफ कोल का रिएक्शन हो गया। अब नया फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम जब हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो अपना H2O मिलता है, H2O यानी वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो रिएक्टेंट है, ये एक साथ मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कंबाइन हो जा रही है एक साथ, ठीक है। तो ये अपना हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको पता लग गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें जाननी जरूरी है, अब देख लेते हैं। एक दे रखा फॉर्मेशन ऑफ मार्बल बाय स्लेक्ट लाइम, ठीक है। अब स्लेक्ट लाइम होता क्या है, यहाँ बता रखा है मैंने। स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब जब स्लेक्ट लाइम को हम रिएक्ट कराते हैं, ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमें क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका यूज़ कैसे कहाँ किया जाता है, बात की जाए तो वॉल पे फिनिशिंग करने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे वॉल पे वाइट वॉशिंग होती है, ठीक है। तो इन्हीं सबसे रिएक्शन से मिलके होती है, ठीक है। अब अगली बात की जाए, इसमें भी कुछ रिएक्शन है जो कि कुछ दो तरीके की रिएक्शंस होती है। जैसे कि इसमें बताया था मैंने, ये स्लेक्ट लाइम का जब रिएक्शन कराया था तो इसमें हीट निकली है, ठीक है। तो इसी बेस पे हीट, यानी कि बेस्ड ऑन हीट रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं। जैसे किसी भी रिएक्शन में या तो हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, या फिर हीट नहीं रिलीज होती है। तो उसके बेस पे दो तरीके पे डिवाइड किया गया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक होता क्या है ये पढ़ लेते हैं, यहाँ डेफिनेशन दे रखी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है वो भी एक प्रोडक्ट बनने के साथ, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये क्या है, अपना मीथेन, ठीक है, इसको मीथेन कहते हैं। आगे आप बड़ी क्लास में हो सकता है पढ़ें। CH4 ये मीथेन है, इसका जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये अपना बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि हीट, तो ये जो अपना है ये क्या हो गया, अपना एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है ये एक एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है प्लस H2O तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ कि क्या रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है या नहीं, ये क्वेश्चन है किताब में, मैंने ये यहाँ इंपॉर्टेंट हेडलाइन डाल रखी है। तो रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है या नहीं है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड एनर्जी गिव्स। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जब हम रिस्पायरेशन है ये एक
एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। और फिर वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए रिस्पायरेशन है। समझ में आ गया? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। रिस्पायरेशन इसलिए है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो डाइजेशन के लिए क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट जो भी अंदर जाता है, ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूटता है, यहाँ पे इक्वेशन से लिख देते हैं हम। जैसे कि यहाँ बात की जाए, जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन के दौरान जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है, ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। अब वही जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है इसे, जब हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रिस्पायरेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जब तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अपना ये होता है C6H12O6, ठीक है, ये याद रहना चाहिए C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या फॉर्म करता है, ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक हो गया क्योंकि हम इसमें रिस्पायरेशन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर उसकी मदद से ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। इसलिए रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात की जाए वेजिटेबल्स की, सब्जियों की, ठीक है, तो सब्जियां भी एक तरीके की जिसमें कि ये होता है कि सब्जियों में भी ये रिएक्शन होती है, लेकिन ये याद रहे कि सब्जियां जो रिएक्शन होती हैं उनमें वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना यही है। तो अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि अपना दूसरा टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें हम तो इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.5, जिसमें आपको बोला गया है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट का मतलब क्या होता है कि आयरन का जो कोर होता है, ठीक है, उसको हम फेरस कहते हैं, जिस हमें फॉर्म में मिलता है वो फेरस सल्फेट, ठीक है। तो वो फेरस सल्फेट है, उसको हम लेना है ड्राई बॉइलिंग 2 ग्राम लेना है, ठीक है। और उसको बोला है कि उसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद हमें देखना है कि उसके अंदर क्या रिएक्शन हुआ, क्या उसमें नया प्रोडक्ट बना और क्या उसमें रिएक्शन हुई, ठीक है। तो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, ठीक है, FeSO4। और ये कैसा है, इस टाइम ग्रीन है, याद रहे ये कलर है स्पेशली ग्रीन, ठीक है। अब फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्रीन है, तो इसका रिएक्शन कैसे हुआ, जब हमने इसको हीट किया, ठीक है। फेरस सल्फेट ये हो गया, ये जो सिंबल होता है ये देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिंबल हम कहीं कहीं देखेंगे आप, इसको बोलते हैं हीट, ये हीट के लिए, ठीक है। तो हीट के लिए होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था मैंने कि जो भी कुछ ऐसे कैटलिस्ट हो गए, टेम्परेचर हो गए, ये जो सारे तरीके के टर्म होते हैं ये कहाँ नोट किए जाते हैं, ये एरो है, एरो के ऊपर, ठीक है। तो ये हीट है यानी टेम्परेचर, इसलिए इसको यहाँ डिनोशन के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो क्या बना, Fe2O3 जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, और ये SO2 जिसको हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और ये SO3 जिसको हम कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बस याद करने का तरीका बहुत आसान है। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन आ गया, एस का मतलब सल्फर, 2 है यानी डाइऑक्साइड, ये 3 है यानी ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये बना। तो इसी से हमें पता लग सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अ सिंगल टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि इसमें हमने क्या देखा, एग्जांपल से क्या हमने पाया कि जो एक अपना रिएक्टेंट है उसको हमने जब हीट किया तो 2 और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट के रूप में टूट गया है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन यानी टूटना, ठीक है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जब एक तरीके का रिएक्टेंट 2 या 2 उससे अधिक सिंपल प्रोडक्ट के रूप में टूट जाए तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे उस रिएक्शन में, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जैसे SO2 को हम क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 को हम क्या कहेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी बात अगर करें तो ये इसकी इंपॉर्टेंट की बात करें कि मतलब ये इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसकी यूज़ है, क्यों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करें यूज़फुल फॉर इंडस्ट्रीज़, यहाँ मैंने हेड एक नोटिफाइड कर दिया है इंडस्ट्रीज़, यानी कि यूज़फुल फॉर द इंडस्ट्रीज़ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, यानी कि ये बहुत यूज़फुल होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने बात की थी जो कि वाइट वॉशिंग होती है, वाइट वॉशिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसमें ये बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं हम तो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कैसे। एक तो पहला एग्जांपल अपना आ गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। ये हीट जब हमने किया तो ये हमें क्या दिया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहेंगे क्विकलाइम, प्लस CO2, ठीक है।
यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो उसने हमें क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वही होता है यूज़फुल वाइट वॉशिंग, जो दीवार पे वाइट वॉशिंग होती है वो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक रिएक्टेंट है वो दो में टूटा, यानी डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोजिशन में जो प्रोडक्ट मिला वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़फुल है, और ये इसीलिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, बन जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन यहाँ एक और टर्म समझने वाली बात है कि हीट यहाँ यूज़ किया है, तो जहाँ पर भी एक तरीके से हीट, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं थर्मल। थर्मल यानी हीट, यानी एनर्जी, यानी गर्मी, ठीक है। तो इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको भी जब हमने हीट किया, ठीक है, तो क्या हमने पाया, PbO यानी लीड ऑक्साइड प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ समझने वाली एक और बात है कि जो PbNO3 है, ठीक है, इसको जब हमने हीट किया तो जो अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है वो ब्राउन, जो कि ब्राउन फिल्म्स के रूप में ये हमें मिलता है, ठीक है। यानी कि इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट है, ये हीट किया तो ये डिकम्पोज यानी टूट गया दो और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये भी हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट के द्वारा हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एक और आता है कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि सनलाइट के द्वारा भी होती हैं, ठीक है। सनलाइट, जैसे कि यहाँ बुक में एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें कि एक चाइना डिश है, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, ये एक्टिविटी 1.8 है। एक चाइना डिश है, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा है, और एक खिड़की से सूरज की रोशनी यानी गर्मी तो आ रही है, सूरज की रोशनी में क्या है, गर्मी, तो उसको जब रखा है तो वो उससे रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं वो रिएक्शन कैसे हुआ है। तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो AgCl, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, सिल्वर क्लोराइड। ये कैसा हुआ है, अभी वाइट, जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस यानी हीट किया तो ये हमें किस रूप में मिला, Ag + Cl2, ठीक है, यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन के रूप में मिला। और पहले कैसे था, सिल्वर क्लोराइड के रूप में था, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट के रूप में टूट गया है, एक ही है लेकिन दो रूप में टूट गया है, ये इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट था AgCl, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, जब वो टूटा तो उसने हमें क्या दिया, सिल्वर प्लस क्लोरीन। लेकिन जो सिल्वर है वो ग्रे कलर में हमें मिला है, पहले जो पूरा कंपाउंड था वो वाइट कलर में था, रिएक्टेंट जब टूटा तो वो हमें सिल्वर किस रूप में दिया, ग्रे कलर में, ठीक है, अब प्लस में क्लोरीन। उसी तरीके से एक और रिएक्शन दी हुई है जिसमें कि इसी तरीके से सेम यही रिएक्शन होती है, Ag + Br। इसको भी जब हीट किया तो हमने क्या पाया, Ag + Br। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों रिएक्शन है, मेनली AgCl और AgBr, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये जो दोनों होती हैं, ये इसका अगर यूज़ की बात की जाए तो ये यूज़ किस में आती हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये दोनों जो रिएक्शन होती है ये बहुत यूज़फुल होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो हम वापस इस पेज पे आते हैं, अब दोबारा एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, रेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इसने हमें क्या दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, एक्वस। ये साइन डिनोशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, कार्बन को जब हमने रिएक्ट कराया O2 से तो हमें क्या मिला, CO2। लेकिन इसका हम साइन की बात करें, साइन में क्या आएगा, ये सॉलिड होता है, ये O2 किस में होता है, गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिलती है अपने आप को, गैस में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवीजन। H2 + O2 तो हमें क्या मिला, H2O। H2 किस में होता है, हाइड्रोजन गैस है ये, तो जी ऑक्सीजन है यानी गैस, H2O है यानी लिक्विड यानी वाटर। लेकिन यार मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सारी इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो ये सारी जो हैं इक्वेशंस ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस यानी जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड, इन दोनों के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों के एटम सेम होने चाहिए। यहाँ हमने देखा H2 के कितने एटम है, 2, यहाँ भी कितने हैं, 2, तो चलिए H2 तो बराबर होगा। यहाँ एटम कितने हैं LHS में, ऑक्सीजन के 2, लेकिन यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन के 2 और 2 मिला के 4 एटम हो गए, यानी यहाँ पे 4 हो गए लेकिन यहाँ 2 हो गए। तो यहाँ को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। तो ये अब 4 एटम होगा। अब देखते हैं ये 2 और 2 मिला के 4 एटम, यानी यहाँ पर भी 4 एटम है, 2 और 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये वाला इसके साथ है मल्टीप्लाई में, यानी 2 है। अब फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइन भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइन, तो इसकी भी हम डिनोशन की बात करें तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड अपना गैसेस फॉर्म में जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये किस में होता है, सॉलिड में होता है। H2O किस में होता है, अपना लिक्विड में होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन हीट टर्म्स, हीट हम अगर बात करें रिएक्शन हीट के बेस पे तो 2 तरीके की हमने पढ़ी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसके तौर पे हमने एक एग्जांपल पढ़ा CH4 + O2। CH4 किस फॉर्म में होता है, गैस में, मीथेन एक गैस है। O2 किस में होता है, गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिलती है, गैस में। H2O किस फॉर्म में, गैस में, ठीक है। लेकिन हम एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो एटम LHS के हैं वो RHS के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ कार्बन के कितने हैं, 1, यहाँ कार्बन का 1 है, चलिए ये तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम है लेकिन यहाँ 2 एटम है, इसलिए बराबर नहीं हुआ। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम हो गए। ये तो यहाँ बराबर थोड़ी ना हुआ, यहाँ तो कार्बन के केवल बराबर हैं और बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर नहीं, इसलिए इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जितने एटम इधर हैं उतने एटम इधर करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ कार्बन कार्बन को देखा, कार्बन कार्बन यानी बराबर है ये, चलिए इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हैं, 3, ठीक है। तो एक ये बात है कि जैसे हमने ऑक्सीजन को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होगा ऑक्सीजन, 4। अब यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हो गए, 1, यानी कि 2, 1, 3 और यहाँ 1 है 4, यानी कि 4 और 3 बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पर 3 है, तो यानी हम यहाँ पे एक और एटम बढ़ा देंगे तो अपना 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने 2 बढ़ाया, अब क्या देखा, ये 2 2 × 4 यानी ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ पे कितने, 2 2 × 4 हाइड्रोजन के 4 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए यहाँ पर और ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे, कुल मिला के यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम इस 4 एटम के बराबर होगा। लेकिन हमने यहाँ एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने, यहाँ हमने मल्टीप्लाई इन सबके साथ, किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई होता है पूरे के साथ होता है, ये याद रहे। ये नहीं कि आप केवल इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा तो पूरे के साथ होगा। जब हमने इसके साथ करने की कोशिश की तो इसके साथ भी हमने किया, लेकिन इसके साथ तो हमने 2 कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इसको हाइड्रोजन का हमने 4 बना दिया, 4 बना दिया, तो यहाँ ये अपने आप 4 इसके इक्वल हो गया। यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पर भी 4 एटम हो गए, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल बराबर हो गए, ऑक्सीजन के 4, यहाँ ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, हाइड्रोजन के 2, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा दूसरा पॉइंट में अपने पास, रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी सांस के द्वारा तो वो हमें दूसरे फॉर्म में मिलती है, एनर्जी के रूप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट टूटा है ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया है प्लस एनर्जी के साथ, ठीक है। तो हम इसने अब आप देखिए कि यहाँ पे जो LHS में जितने एटम हैं वो RHS के एटम के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे। इसके लिए हम 6 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 6 यहाँ 6 कार्बन के एटम, यहाँ CO2 + H2O, क्योंकि यहाँ C6H12 है तो यहाँ पे 6 नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ C6 है, यहाँ पर भी कार्बन के 6 एटम होने चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन के यहाँ 12 एटम है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसे करेंगे, 12 से, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 और ये 12 24, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने करेंगे, 12, ठीक है, ये 12 हो गए। और प्लस में अगर हम बात करें C6H12O6 + 6O2 प्लस H2O यहाँ होना चाहिए जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन बैलेंस करेंगे हम, तो इस हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए यहाँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ 6 से, ठीक है। तो ये 6 टोटल बराबर हो गए, ये 6 ये 12, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि टोटल एटम बराबर हो चुके हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा, फिर दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिसमें फेरस सल्फेट है जो कि ग्रीन कलर में है। उसके बाद रिएक्शन देखिए FeSO4 जो कि दो प्रोडक्ट के रूप में टूटा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे LHS = RHS नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के एटम बराबर नहीं है। यहाँ Fe के 1 एटम है, यहाँ Fe के 2 एटम है, तो बराबर कैसे हुए? तो यहाँ हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ Fe के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 कर दिया, यहाँ 2 किया, तो यहाँ सल्फर के कितने एटम, सल्फेट के कितने एटम हो गए, 4, ठीक है। सल्फेट के यहाँ 4 एटम। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ कितने हो गए,
यहाँ 3 2 5 और ये 3 8, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं, 3 2 5 5 और 3 8, ठीक है। तो 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, ये 2 ऑक्सीजन का और प्लस 4 यानी 4 2 जा 8, टोटल 8 ऑक्सीजन, और ये इक्वल बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन के एग्जांपल की तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट हमने बात की जो कि क्विकलाइन में टूटा था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया इसने, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के LHS इक्वल टू RHS है, सारे एटम बराबर हैं। यहाँ पर कार्बन का 1 1 2, यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन की बात की तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए 2 और 1 3, इसलिए बराबर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की हमने बात की थी लीड नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके हम बात करें तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल में के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये लीड ऑक्साइड के रूप में और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूटा था ये। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ के इसके एटम और इसके एटम बराबर नहीं है, LHS इक्वल टू RHS एटम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 और 2, 3 × 2 यानी मल्टीप्लाई में ये ऐसा होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे में जो भी एटम के साथ होता है ऐसे ये मल्टीप्लाई के साथ होता है, जैसे 3 2 जा 6, यहाँ 6 हो गया। और ऑक्सीजन के यहाँ 6 एटम है। अब यहाँ देखिए 2 2 4 और 1 5, यहाँ 5 ही एटम। इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये लीड 2 हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ लीड तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड बढ़ गए, 2 2 4 4 और 2 6, ठीक है। अब देखा हमने कि 6 3 2 6 बराबर हो गए। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ हमने 2 के साथ यहाँ कितने नाइट्रोजन 2, साथ ही साथ ये जो मल्टीप्लाई है ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ है, तो ये तो नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए। यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, लेकिन जो ये है ये इसके साथ साथ इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 को नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो ये 2 नाइट्रोजन प्लस ये इसका होल ट्वाइस का 2, तो टोटल 4 एटम। तो यहाँ पर 4 होने चाहिए नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल एटम बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 4 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के, यहाँ 4 2 8 ऑक्सीजन के एटम, यानी 8 2 10, और ये यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो 12 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ 12 हो गया ऑक्सीजन के एटम। अब यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 2 जा 6, 6 और 2 12, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब अगली सनलाइट यानी हम जो वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है वो 2 केमिकल रिएक्शन की बात की, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड टूटा सिल्वर में और क्लोरीन में, जो कि सिल्वर जो अपना टूटा वो हमें किस कलर में मिला, ग्रे में। नेक्स्ट रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड जो कि सिल्वर और ब्रोमाइड के रूप में टूटा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन थी। अब इसको भी देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ Cl2 के 2 एटम है, यहाँ Cl2 का 1 एटम, इसलिए 2 करने के लिए 2 किया, तो यहाँ Ag भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए बैलेंस हो गया। अब ये अब यहाँ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ये 2 फॉर्म में टूटा है, ठीक है। ब्रोमाइड यानी यहाँ 2 होता है, तो यहाँ ब्रोमाइड 2 है, तो इसको हमने ब्रोमाइड को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 का मल्टीप्लाई केवल आगे ही हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आपने नीचे 2 यहाँ लिख दिया 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आगे ही होगा, इन सब के आगे फ्रंट में, और होगा तो इन सब के साथ होगा, इसलिए ये 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई गया तो ब्रोमाइड 2 हो गया, लेकिन साथ ही साथ सिल्वर भी के भी 2 एटम यहाँ आ गए, यहाँ सिल्वर के 2 एटम आ गए, यानी ये यहाँ पर तो 1 एटम है। तो इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपनी सारी बैलेंस इक्वेशन है। तो कोई भी इक्वेशन हमेशा बैलेंस ही होनी चाहिए, अनबैलेंस कोई इक्वेशन नहीं हो सकती है। अब आगे बात करते हैं हम, तो अब हम अगला टॉपिक है, हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। मैंने आपको एक्सोथर्मिक के बारे में तो बताया था, लेकिन एंडोथर्मिक के बारे में नहीं बताया था। तो एंडोथर्मिक होता क्या है? एंडोथर्मिक आपने नाम से ही पता चला, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब एनर्जी यानी हीट। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब अगला रिएक्शंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते होंगे, जिसमें कि कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस यानी कि उसको हटाकर उसकी जगह ले लेता है, तो नाम से पता चल रहा है। तो इसी के एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे एक आपको एक्टिविटी दी हुई है 1.9, ठीक है, जिसमें कि आपने कॉपर नेल को एक सॉल्यूशन में डुबोया, और वो सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का था। फिर आपने उसको सॉल्यूशन में डुबोया और बाहर निकाल के देखा तो जो आपको प्रोडक्ट मिला वो फेरस सल्फेट मिला, जो कि ग्रीन कलर में मिला, और जो कॉपर था वो फेड रूप में मिला, यानी फीका, फेड का मतलब होता है फीका मिला। अब इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये फेरस यानी कि आयरन, ठीक है, आयरन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में, CuSO4, ये एक सॉल्यूशन है, यानी कि ये एक्वस, ये सॉल्यूशन यानी एक्वस में है।
लेकिन याद रहे कि जो आपने रिएक्शन कराई है वो रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर में है, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, वो एक ब्लू कलर में है। और जो हमने कंपाउंड मिला वो क्या मिला, FeSO4 + Cu, यानी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। और जो अपना फेरस सल्फेट मिला वो किस कलर में मिला, ग्रीन कलर में। और जो अपना कॉपर मिला किस फॉर्म में मिला, फेड यानी फीका फॉर्म में। तो एक बात यहाँ जानने वाले कि जो आपने आयरन ने, जो ये है अपना फेरस आयरन, वो किस फॉर्म में था, ब्राउनिश, ठीक है, पहले ब्राउनिश में था, फिर जब ये फेरस सल्फेट बना रिएक्ट करके तो वो ग्रीन कलर में मिला, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको सारी याद होनी चाहिए, मैं लिखवा दूंगा एक पेपर पर और डाल दूंगा यूट्यूब पे जिससे कि आपको आसानी हो। तो फेरस सल्फेट किस फॉर्म में अपने को मिला, सॉल्यूशन है ये, इसलिए एक्वस मिला। कॉपर किस फॉर्म में मिला, कॉपर किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, ठीक है। तो डेफिनेशन इसी रिएक्शन से क्या मिली, क्या हमने देखा कि जो फेरस है कॉपर सल्फेट में से जो सल्फेट है उसको डिस्प्लेस करके कॉपर को फेरस ने अपनी जगह ले ली, यानी कॉपर सल्फेट है जो उसमें कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को हटाकर खुद वहाँ आ गया। तो इससे क्या मतलब, क्या डेफिनेशन बन सकती है, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव्ड बाय वन अनदर एलिमेंट, यानी कि कोई एक एलिमेंट है वही दूसरे एलिमेंट को हटाकर खुद उसकी जगह ले लिया। फेरस जो कि अपना आयरन है उसने कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लिया, तो FeSO4 बना, और जो पहले आयरन यानी कि फेरस जो अकेला था अब कॉपर अकेला पड़ गया, ठीक है। तो इसी में कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि रिएक्शन है अपनी जिंक और CuSO4 को हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, और ये किस कलर में होता है, याद रहे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में, ठीक है। तो जिंक अपना किस में मिलता है, सॉलिड में। कॉपर सल्फेट ये एक सॉल्यूशन है यानी कि एक्वस, तो अपना क्या मिला, जिंक सल्फेट अपना ये सॉल्यूशन मिला एक्वस, और Cu किस में मिला, सॉलिड में। अब यहाँ एक देखने गौर किया होगा आपने, ऊपर के सारे एटम जितने भी LHS के एटम हैं वो RHS के एटम के बराबर हैं। ये हर एक रिएक्शन में आपको देखते जाना है कि क्या LHS = RHS है, अगर है तो वो रिएक्शन सही है, अगर वो नहीं है यानी कि LHS के जितने एटम हैं वो RHS के एटम के बराबर नहीं है, यानी वो रिएक्शन गलत है, वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो अब जिंक का यहाँ देख लेते हैं, जिंक सॉलिड CuSO4 सॉल्यूशन, इसको जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह ली, तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर अकेला रहा, ठीक है। अगली एक रिएक्शन है जिसमें कि Pb, यानी कि Pb को क्या कहते हैं हम, लीड किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड। CuSl2 कॉपर क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं हम, CuSl2 को कॉपर क्लोराइड, ये किस फॉर्म में, एक सॉल्यूशन इसलिए एक्वस। PbCl2 ये एक लीड क्लोराइड बना, जैसे Cu का मतलब कॉपर, Cl2 का मतलब क्लोराइड, ठीक है। Cl2 केवल अकेला रहता, जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक समझाने के लिए, जैसे कि Cl2 अकेला रहेगा तो हम इसे क्लोरीन कहेंगे, और वही अगर सॉल्यूशन के साथ आएगा तो क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रहे, इसीलिए यहाँ पे क्लोराइड, ये लीड क्लोराइड बना प्लस कॉपर अकेला रह गया। लीड क्लोराइड ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में मिला अपने को, ठीक है। तो ये एक्वस और ये Cu है, ये एक सॉलिड, ठीक है। अब और ये क्यों हुआ, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कैसे किया, कॉपर को डिस्प्लेस कैसे किया, और लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस कैसे किया। तो इसका आंसर है क्योंकि जिंक और लीड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये अगर पेपर में आया कि जिंक और लीड ने कॉपर को कैसे डिस्प्लेस किया, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है इसका, तो इसका आंसर है कि कॉपर और जो लीड है वो जिंक से, कॉपर और लीड है जो, माफ़ कीजिएगा, जो जिंक और लीड वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक और लीड इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो जैसे जैसे मैंने लिखा ठीक वैसे ही आप लिख लीजिएगा, आपको आसानी होगी पढ़ने में, समझने में। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो बात कर ली हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसमें तो सिंगल, यानी कि एक ही केवल एक, जैसे जिंक है, जिंक ने Cu को रिप्लेस किया, ठीक है, तो सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें दो, यहाँ पर केवल जिंक के जो आयन है वही कॉपर के आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी का मतलब क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ आयन होता है वो दो के बीच में होता है, जैसे कि एक्टिविटी हम 1.10 के मदद से समझ सकते हैं, जिसमें कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें 3 ml का सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसमें फिर हमने 3 ml बैरियम क्लोराइड टेस्ट कराया, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन मिला, क्या हुआ, व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस किया हमने, तो Na2SO4 इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड, तो अपना क्या मिला, BaSO4 + NaCl, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि जो NO2 है वो किसके साथ कंबाइंड कर रहा है, Cl2, मतलब कि Na का जो है NO2 है वो किसके साथ कर रहा है, Cl2 के साथ, ठीक है।
यहाँ 2 एटम है, यहाँ 2 एटम, इसलिए कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे केवल NaCl है, क्योंकि आपके मन में सवाल भी आया हो कि ये Na2 जब Cl2 के साथ कर रहा है तो ये 2-2 एटम कहाँ हुए, तो ये 2-2 एटम है, ये कैंसल आउट हो सकते हैं, इसलिए इससे मैंने कैंसल आउट कर दिया। तो जो सोडियम ने वो बैरियम को डिस्प्लेस करके इसकी जगह ले ली, लेकिन जो बैरियम है उसने सोडियम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो क्या बना, बैरियम सल्फेट, Na सॉल्यूशन। तो इसने बैरियम सल्फेट ने इसकी जगह ले ली और सोडियम ने बैरियम की जगह ले ली और बैरियम ने सोडियम की जगह ले ली, यानी ये 2 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम और बैरियम, यानी कि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। लेकिन साथ ही साथ याद रहे कि जो बैरियम सल्फेट मिला है वो वाइट पाउडर के फॉर्म में मिला है, जो कि सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल नहीं होगा, घुलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो नीचे जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे जाके बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है, याद रहे ये टर्म प्रेसिपिटेट। तो जो बैरियम सल्फेट है वाइट पाउडर है, और जो कि अपना प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेट किसका बना है, बैरियम सल्फेट का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल नहीं होते उसे हम प्रेसिपिटेटेड के रूप में रखते हैं। तो इससे अपने आप को क्या हमें डेफिनेशन मिली डबल डिस्प्लेसमेंट की, कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन, यानी कि जो आयन का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्शंस के बीच में, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो लास्ट अपना एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कोरोजन और रेंसिडिटी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, क्योंकि ये लेक्चर कुछ लंबा हो गया। सो थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।